4 अक्टूबर 1930 इस तारीख को भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं अपने पिताजी को और वो कहते हैं कि पूज्य पिताजी, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। नॉर्मली लोगों को हैरानी होती है किस बात पे कि हमें बचाया क्यों नहीं गया, हमें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। और लोग गांधी जी पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना, देखो गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे भगत सिंह को, बचाने की कोशिश नहीं की। अरे यहाँ देखो उनके पिताजी ने बचाने की कोशिश की तो उनको क्या क्या खरा खरा सुनाया भगत सिंह ने। और लोग कह रहे हैं कि गांधी जी को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके काम में टांग अड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो उनको हैरानी हो रही है कि मुझे बचाने के लिए आपने ये कोशिश क्यों की, क्योंकि इनके पीछे पूरी उनकी एक योजना है ना, उस योजना के हिसाब से वो चल रहे हैं और तुम मुझे बचा रहे हो। अब मैं मेरी कीमत देश की आज़ादी से बढ़कर तो नहीं है। तो मुझे हैरानी हो रही है कि आप जो खुद एक जीवन भर एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, है ना, आज़ादी के लिए लड़ते रहे, आप ये कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी हुई। ये खबर इतनी यातना में थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। मतलब आपने ये जो बचाने की कोशिश की ना, ये जानकर मुझे बहुत यातना हुई, बड़ी बड़ी पीड़ा हुई। अब मैं खामोश रहकर इसे बर्दाश्त कैसे कर सकता था, इसलिए आपको पत्र लिख रहा हूं। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। लोग अशांत हो जाते हैं मौत के भय से, और इनको मौत से बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो अशांत हो रहे हैं, इसलिए उनके अंदर उथल पुथल मच रही है। क्यों? मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में, वर्तमान जो उस समय की स्थिति थी, कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशविरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। पिताजी से कह रहे हैं, आप होते कौन हो मेरी मर्जी के बिना, मुझसे बातचीत किए बिना मेरे जीवन के बारे में कोई भी निर्णय लेने वाले। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। माने राजनीति में जिस तरह के आपके विचार हैं उस संबंध में मेरे आपसे अलग है, आप ये जानते हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रता पूर्वक काम करता रहा हूं। अभी वो 23 साल के लगभग हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक भी मैं अपनी आपकी सहमति होती है नहीं होती है मैं इसकी परवाह नहीं करता था। मुझे जो उचित लगा कि हाँ ये उचित है, सही है, वहां मैं नहीं देखता कि आप उससे सहमत है या नहीं है, मैं करता था वो काम। माने मैं स्वतंत्र था। तो मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे ये बात मनवा लेने की कोशिशें करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। माने वो कह रहे हैं कि आपको यह पहले ही पता है, आपने मुझे बहुत बार समझाया कि अपना बचाव करके चलना, अपना मुकदमा सही से लड़ो ताकि तुम बच सको। और ये आपको पहले ही समझा चुका हूं कि मैं उन सारी जो हमारी योजनाएं हैं और देश की आज़ादी, इन सबको पीछे नहीं रख सकता अपने को बचाने के लिए। तो मैंने अपने आप को बचाने की ना तो कभी कोशिश की है और ना ही कभी करूंगा, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे बचाने की कोशिश की, और वो भी वर्तमान हालत क्या है उसमें, जहां मैं बिल्कुल मौत के कगार पर खड़ा हूं और मैं खुद कोशिश नहीं कर रहा हूं बचने की, आपने वहां मुझे बचाने की कोशिश की। ये जानकर हैरानी भी हुई और यातना भी हुई।
तो वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। हम माने वो सारे जो कुछ उनके साथ जो लोग थे और अन्य क्रांतिकारी। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। माने मैं जो भी निर्णय लेता हूं अपने संबंध में, वो सब मेरे सिद्धांत, हमारी इस नीति और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। अगर उससे कुछ अलग हुआ, देखो अब जैसे मान लो प्लान था क्रांतिकारियों का, मान लो कि यहाँ पर हमें हमला करना है, जैसे दो राजा लड़ते हैं। अब एक राजा ने निर्णय किया था हमें इस समय पर और इन इन जगहों पर हमला करना है। अब राजा हमला कभी कर रहा है, बाकी जो लोग थे वो आगे पीछे कर रहे हैं टाइम पर, तो ऐसे तो हार ही जाएंगे, क्योंकि एक जना बाहर निकल के आ गया, छुपा हुआ था अभी तक, बाहर निकल के आ गए, मैदान में कूद गए, और बाकी के उनको पता ही नहीं कि हाँ हमला अभी करना है, सबका अलग अलग टाइम, तो ऐसे कमजोर पड़ जाते हैं फिर। तो यही वो कह रहे हैं कि मेरा हर कदम इस नीति और मेरे सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। माने आज स्थिति अलग है जिसमें मैं स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता कि स्थिति अलग होती जहां खुद को बचाने की कोशिश भी करने की आवश्यकता होती, वहां भी मैं सबसे आखिरी व्यक्ति होता जो खुद को बचाने के लिए कहता कि हाँ चलो बचा लो। नहीं तो मुझे को मैं बचाना ही नहीं चाहता, खुद को मिटा देना चाहता हूं। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था, और वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था, और वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए, और उनको जो भी कठोरतम सजा दी जाए वह उन्हें हंसते हंसते बर्दाश्त करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम पे जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं, है ना, गलत हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अवहेलना कर रहे हैं, माने खुद को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं कि उन्हें भी यही करना चाहिए, उपेक्षा दिखानी चाहिए, और उनको जो भी सजा मिले उनको हंसते हंसते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है, ठीक है, इसी सिद्धांत के अनुरूप कि उन्होंने हम पे इल्जाम लगाए हैं वो झूठे भी हैं, गलत हैं, और फिर भी हमें स्वीकार करना है जो भी सजा हमें मिले, अवहेलना दर्शानी है। और ऐसी स्थिति में आप आकर मुझे बचा लोगे, मैं अकेला तो हूं नहीं, इतने सारे हैं क्रांतिकारी, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? क्या उनके माता पिता भाई बहन नहीं है और आप मुझे बचा रहे हैं? तो कह रहा है कि इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। अब फिर ये तो धोखा हो जाएगा ना कि वो सबको तो पता नहीं बेचारों को, वो तो इस ये जो योजना है इसके अनुसार चलेंगे और मैं बच निकलूंगा। तो आप क्या ये चाहते हैं कि आपका लड़का गद्दार कहलाए? तो हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, ये फैसला करना मेरा काम नहीं है कि हम सफल हुए कि नहीं हुए, ये फैसला करना भी मेरा काम नहीं है। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसराय ने लाहौर साजिश केस ऑर्डिनेंस जारी करते हुए उसके साथ जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं।
माने इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो है शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लाहौर साजिश थी उसमें। इससे जो हालात पैदा हुए उसने हमें ये मौका दिया कि हम जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख लें कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। तो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, है ना। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम शांति समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जनता को दिखाना चाहते हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, ये सारा जो मुकदमे चल रहे हैं इन सबके माध्यम से, कि अब आप ही देखो, ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हमने शांति समाप्त करने का प्रयास किया, तो अब आप ही देखो कि सचमुच शांति हम समाप्त कर रहे हैं, हम अशांति फैला रहे हैं, या ये खुद फैला रहे हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती तो नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। वो सिद्धांतों को आगे रख रहे हैं, आज़ादी को, मुक्ति को, जो भी है उनका योजना पूरी उसके अनुसार, कि उस सबसे ज़्यादा कीमती मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरे अलावा मेरे और भी साथी हैं जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। अगर मुझे ही बचा रहे हो तो उनका मुकदमा भी फिर बचाओ उनको भी। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और उस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, कि हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई है, संयुक्त योजना, हम सब उस पर चल रहे हैं, अंतिम समय तक उसी पर डटे रहेंगे। अब इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसे रहता है ना व्यक्तिगत, एक तो रहता है कि हम सब ने मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, वो असफल हो गया सबका, पर व्यक्तिगत रूप से भी हमें क्या क्या नुकसान होगा, कि घर वाले रूठ गए, या घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, जिस भी तरह के नुकसान होंगे उन सब की हमें परवाह नहीं। कह रहे हैं कि पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं, मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं ना लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त ना हो जाएं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह से बोल रहा हूं जिस तरह से एक पिता से शायद बोला नहीं जाता है, बोलते नहीं है लोग। हो सकता है कि आपको मैं असभ्य लगूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में अवश्य कहूंगा, जो है उसको वैसी की वैसी। यदि कोई अन्य व्यक्ति, अब उनको कह रहे हैं कि आपने जो गुनाह किया ना, आपकी जगह कोई और होता तो उसकी सजा क्या होती, उसके लिए उसको मैं क्या समझता। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम ना मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। कह रहे हैं कि आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे गद्दार कहता, और आपने जो किया ना, ये कमजोरी का प्रतीक है और बहुत निचले दर्जे की कमजोरी, ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपने कमजोरी दर्शाई है। ये एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। लोग कहते हैं अरे इतनी दिक्कत आ गई इसीलिए तो हम थोड़ा सा पीछे हट गए। अरे भैया, इम्तिहान तो समस्या के समय ही होता है, जब कठिनाई आती है तभी तो असली परीक्षा होती है। यूं जीवन चल रहा हो, गाड़ी दौड़ रही हो बिल्कुल समतल जगह पर, सड़क पर, तो क्या दिक्कत है, रोड़े हो, कच्ची रास्ता हो, पत्थर हो, कांटे हो, तभी तो देखा जाता पायलट हो कि नहीं। तो कह रहे हैं कि यह एक ऐसा समय था जब
हम सबका हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं, आप फेल हो गए। मोह हो गया उनको। मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, ये बात मैं समझ नहीं सकता। गीता शायद इन्होंने पढ़ी नहीं होगी, पढ़ते तो समझ जाते कि इनको मोह हो गया, ममत्व, पुत्र प्रेम। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन से था, हालांकि दुर्योधन गलत कर रहा था, फिर भी वो उसकी जीत चाहते थे, और यहाँ ये सही कर रहे थे, पर यहाँ प्राण देने की नौबत आ गई, तो भी इनको मोह हो गया कि नहीं, मरना नहीं चाहिए। तो अंत में मैं आपसे आपके अन्य मित्रों, माने जो कोई भी मुझे बचाने की कोशिश में लगे हों, आपसे आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से ये कहना चाहता हूं। अब बताओ, ये खुद ही तो कह रहे हैं कि भाई मुझे मत बचाओ, तुम दूर रहो, कैसे अब इनको कोई बचाए? और लोग कहते हैं बेचारे गांधी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या करे गांधी जी, वो खुद लड़ रहे हैं। तो अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों से एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती है, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं, वो नहीं करेंगे, ठीक। और अगर अदालत में हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती है, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना करता। कि अगर कोई बचने के लिए आवेदन देता है, उनको मंजूर भी कर लिया जाता है, तो भी मैं बचने के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। कह रहे हैं कि भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है, और अखबारों में मैंने जो आवेदन दिया था उसका अर्थ का अनर्थ कर लिया उन्होंने, है ना। जो कहा गया उसको जानते बूझते ही किया होगा, उसका कुछ और ही अर्थ उन्होंने लगा लिया, और अखबारों में ये प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। तो भूख हड़ताल के दिनों में उन्होंने कोई ट्रिब्यूनल को आवेदन पत्र दिया होगा, तो उन्होंने क्या 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 दे दिया अखबार में कि हाँ, भगत सिंह ये सब स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, माने अपनी सफाई देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम गुनहगार नहीं है वगैरह वगैरह, पर बोल रहे हैं कि मैं तो तब भी स्पष्टीकरण देने के लिए प्रस्तुत था ही नहीं, मतलब नहीं देना चाह रहा था। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी, माने आज भी मैं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना नहीं चाहता, बचाव नहीं करना चाहता। बोस्टन जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। माने बोस्टन जेल में जो मेरे साथी हैं, जो बंदी हैं, अगर उन्होंने ये अखबार पढ़ा होगा तो वो इसे गद्दारी ही समझ रहे होंगे ना, कि देखो भगत सिंह तो बचने के लिए प्रयास कर रहा है भैया, और हम जेल में पड़े हैं, मतलब ये धोखा दे गया, हमारी योजना तो ये नहीं थी कि हम खुद को बचाएंगे। तो कह रहे हैं कि मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा। कह रहा है कि अब उनको तो यही लग रहा होगा, अब उनके सामने मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं, मैंने
बचाने का प्रयास नहीं किया। तो अब वो पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये चिट्ठी प्रकाशित कर दें। मैंने जो आपको एक खत लिखा है मैंने, जिसमें मैंने कहा है कि मैं अपने बचाव पक्ष के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, मैं नहीं चाहता, कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता, ये बात उनको पता चल जाए, इसके लिए आप जल्द से जल्द इस चिट्ठी को प्रकाशित कर दीजिए। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। कभी